हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आज की क्लास में हम केवीएस के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसे समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से आते हैं, उन सभी चीज़ों को या उससे रिलेटेड सभी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्यों हो रहा है, ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस जो किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप लोग के केवीएस के जो एग्ज़ाम की डेट है वो आ चुकी है, आप सभी को पता चल चुका होगा। अभी तक मैंने पहले भी आप लोग से कहा था, आप लोग 20 तक वेट कीजिए। अगर फरवरी में एग्ज़ाम होनी होगी तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप लोग को 20 जनवरी तक मिल जाएगी। और जो आपकी एग्ज़ाम की डेट है वो अब दे दी गई है, जिसमें आपके 12 से 14 फरवरी जो है केवीएस टीजीटी की एग्ज़ाम होगी। 16 से 20 फरवरी तक आप लोग की केवीएस पीजीटी की एग्ज़ाम होगी और 21 से 28 फरवरी तक जो है आपकी केवीएस पीआरटी की एग्ज़ाम होगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ है आप लोग के साथ, आप लोगों ने जहाँ सुना है कि केवीएस की जो एग्ज़ाम की डेट है आ चुकी है, पता आप लोग को पहले से भी था, चाहे तो फरवरी में होगी या फिर मार्च में होगी। लेकिन जब आप लोगों ने ये चीज़ सुना कि केवीएस की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है तो आप लोग का जो आत्मविश्वास है वो सीधे ऊपर से नीचे आ गया है ना। टेंशन में हो गए हो कि कैसे अब होगा मुझसे, अब कैसे होगा एग्ज़ाम जो है वो कैसे क्वालिफाई होगा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अब आप लोग को क्या हो रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करे और क्या नहीं करे। ठीक है, आपका आज का दिन जो है वो टेंशन में ही बीत गया होगा, इस टेंशन में कि डेट आ गई है और अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा है हमने क्या पढ़ा है और कैसे क्या क्वेश्चन हम लोग एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे। तो इसी चीज़ के लिए आप लोग के आत्मविश्वास को वापस लाने के लिए ये आज हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि क्वेश्चन कुछ वैसा हार्ड नहीं रहता है कि आप लोग घबरा जाओ या डर जाओ या नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। इस बार भी आप लोग से वैसे ही पूछे जाएंगे, बस अंतर इतना ही होता है कि आप लोग समझो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, उस चीज़ को जो समझना होता है वो सबसे बड़ी बात होती है। जो क्वेश्चन को अच्छे से समझ गया वो सही करके आता है। ठीक है, तो हम लोग आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे उसे, और जिससे आप लोग को भी पता चलेगा कोई एग्ज़ाम जो है उतना टफ नहीं है, बस समझने का थोड़ा अंतर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे जो 2018 में पूछे गए थे। ठीक है, अब हम लोग रेगुलर जो है हर रोज़ हर एक चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो डिस्कस किया करेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को, हिस्ट्री को, साइंस को या आपके पेडागोजी को, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उसे हम लोग डिस्कस किया करेंगे। तो आज हम पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये 2018 के क्वेश्चन है पेडागोजी के, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। मतलब इन चारों में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, यानी कि डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है। पहला क्या है, विकास हमेशा रेखीय होता है, विकास हमेशा एक रेखा में होता है। ठीक है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर्संबंधित नहीं है। फोर्थ ऑप्शन, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आया और हमने उसे ना समझा और ना ठीक से पढ़ा और बस ये विकास रेखीय है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये सब पढ़ते पढ़ते हमने ऑप्शन पे टिक लगाना शुरू कर दिया। नहीं, पहले आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, आधा आप लोग का जो सॉल्व होता है वो क्वेश्चन पे ही हो जाता है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है और उसके ऑप्शंस को पढ़ो अच्छे से। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, पूछा जा रहा है इसमें से कौन है, इन चारों में से कौन ऐसा है जो विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, विकास हमेशा रेखीय होता है, क्या डेवलपमेंट हमेशा एक रेखा में होता है, एक रेखा में चलता है विकास? नहीं, आप लोगों को मैंने बताया है विकास जो है स्पाइरल होता है, यानी किसी
स्टेज पे वो तेज होता है, किसी पे धीमा होता है। ठीक है, तो विकास रेखीय नहीं होता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अब आप लोग क्या करते हो, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया तक जाते हो और बस खत्म, आगे आपने नहीं पे ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो वैसा काम नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है पहले। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यहाँ पे क्या बोल दिया गया है कि नहीं है। ठीक है, विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या कह दिया, नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या गलत हो गया। थर्ड जो है, विकास की सभी प्रक्रियाएं असंबंधित नहीं है। अब यहाँ पे भी क्या बोल दिया गया कि नहीं है, विकास की जो सभी प्रक्रियाएं होती है वो असंबंधित नहीं है। आपने क्या पढ़ा है, असंबंधित होती है, विकास की जितनी भी प्रक्रियाएं होती है एक दूसरे से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नहीं कह दिया है। ठीक है, असंबंधित है। ठीक है, और यहाँ ऑप्शन में क्या बोल दिया गया, नहीं है। फोर्थ जो ऑप्शन है, सभी विकास दर समान नहीं होती है, मतलब सभी की विकास दर जो होती है समान नहीं होती, यानी हर एक इंसान में, हर एक बच्चे में विकास का जो दर होता है वो समान नहीं होता है। सही है, कैसे, हर एक बच्चे में विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो समान दर से नहीं होता है। कोई जल्दी चलना सीख जाता है, कोई बच्चा बाद में टाइम लगता है उसे चलने में, कोई बच्चा बोलना जल्दी सीख जाता है, किसी बच्चे को बोलने में टाइम लगता है। ठीक है, किसी बच्चे में बुद्धि जो है ज़्यादा होती है, ज़्यादा समझता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझता है, वहीं पे कोई बच्चा जो है उसे समझाने में टाइम लग जाता है, एक चीज़ को बार बार समझाने के बाद वो समझता है। तो क्या होता है, विकास जो है वो सभी बच्चे में विकास की दर समान नहीं होती है। ठीक है, तो सभी बच्चे में विकास की जो दर होती है वो समान नहीं होती, तो ये आपका सही है। सही बात है कि सभी बच्चे में जो है विकास की दर समान नहीं होती है, हर एक बच्चे में अलग अलग विकास की दर होती है, किसी में जल्दी होता है, किसी में धीमी गति से होता है। क्लियर है ये, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है, यानी एक बच्चे है उसकी दादी जो है जब वो उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा रोने लगता है, बच्चा डैश के कारण रोता है, मतलब किस चीज़ के कारण बच्चा जो है वो रोता है। पहला ऑप्शन है संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण, उसके संवेगात्मक दुश्चिंता है उसके कारण बच्चा रोता है। सेकंड ऑप्शन अजनबी दुश्चिंता के कारण, अजनबी है, उसकी दादी उसके लिए अजनबी है इसलिए वो रो रहा है। या फिर वियोग दुश्चिंता के कारण, उससे दूर होने की चिंता के कारण। फोर्थ है सामाजिक दुश्चिंता के कारण, यानी हमारा तो इसमें तो पहले ही काट दो, ये सामाजिक, इस यहाँ पे इससे कोई रिलेटेड ही नहीं है। सामाजिक, उसकी दादी कोई समाज की कोई और नहीं पर्सन है, वो उसकी जान पहचान की है, तो अजनबी दुश्चिंता को भी कट कर दो क्योंकि उसकी दादी है, वो बच्चा उसे जानता है। ठीक है, तो ये सामाजिक और अजनबी जो है ये पहले ही हट गया। अब आपका बचा संवेगात्मक दुश्चिंता, योग दुश्चिंता। अब इसमें आप कंफ्यूज कर जाओगे कि संवेगात्मक इमोशनल दुश्चिंता जो होता है इसलिए वो रो रहा है, तो नहीं। एक बच्चा जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है, वो छोटा होता है, उसे उतनी समझ नहीं होती, उसे क्या पता चलता है, बस वियोग। ठीक है, बस माँ से दूर होना। जब एक बच्चे को माँ से दूर कर दोगे तो वो वियोग के दुश्चिंता के कारण वो बच्चा जो है वो रोता है। ठीक है, क्यों, माँ से अलग करने पर बच्चे जो है अपनी माँ के मोह के कारण संवेगात्मक दुश्चिंता जो है वो उत्पन्न होता है। जब माँ से बच्चे को दूर किया जाता है तो उससे वियोग की जो दुश्चिंता होती है, एक मोह जो होता है बच्चे का माँ से, उस कारण उसमें वियोग का जो भाव है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, जब भी एक बच्चे के पास से अगर उसके माँ को कुछ समय के लिए उसकी माँ जो है दूर चली जाती है तो वो क्या करता है, बच्चा रोने लगता है। क्यों, क्योंकि वियोग दुश्चिंता के कारण, उससे दूर जाने के कारण। ठीक है, यानी उसका माँ से एक मोह है, एक लगाव है
जिसके कारण वो जो उससे दूर है नहीं रह पाता है, उसे वियोग दुश्चिंता के कारण वह रोता है, यानी वियोग दुश्चिंता जो है उसमें उत्पन्न होती है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है बीजों का अंकुरण संकल्पना का के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। बीजों का जो अंकुरण है, एक बीज है उसका अंकुरण जो है कि संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। कौन सी सबसे प्रभावी पद्धति है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। आप श्यामपट्ट पे यानी एक बोर्ड पे चित्र बना करके और उसका वर्णन करते हो, उस बीजों के अंकुरण के बारे में आप पूरा लिखते हो बोर्ड पे उसका चित्र बना के, वो सबसे अच्छा पद्धति होगा बच्चे को समझाने के लिए। या फिर बीजों की वृद्धि के चित्र दिखाना, या फिर आप बीज कैसे वृद्धि यानी कैसे बड़े होते हैं उसका आप चित्र दिखाओ, ये बेटर तरीका होगा बच्चों के प्रभावी पद्धति के लिए, शिक्षण के प्रभावी पद्धति के लिए। या फिर विस्तृत व्याख्या करना, अब आप उसके बारे में बीज के अंकुरण के बारे में एकदम विस्तृत व्याख्या ही कर दे रहे हो, पूरा डिटेल्स में बता रहे हो बीजों का अंकुरण ऐसे होता है, इस तरीके से होता है, पहले उसे रोपा जाता है, फिर उसमें जल पानी दिया जाता है, इस तरीके से वो प्रभावी तरीका होगा शिक्षण का। या फिर विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोना और उसे अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस भी ऑप्शन में बच्चा जो है वो खुद से कुछ कर रहा होगा, ठीक है, वो खुद इन्वॉल्व होगा किसी कार्य में, उसके द्वारा कोई चीज किया जा रहा होगा, तो सबसे बेटर ऑप्शन जो है वही होता है, आपका वही सही होगा। ठीक है, बच्चे को हमेशा करने के लिए कहा जाता है, खुद से करके सीखे। बच्चा जहाँ पे खुद से करके सीखता है, खुद से कोई कार्य करके सीखता है, वो शिक्षण उसका सबसे बेहतर होता है। तो जिस भी ऑप्शन में बच्चा के द्वारा कोई कार्य को किया जा रहा है, बच्चा इन्वॉल्व है उस कार्य में, वो ऑप्शन आपका सही होगा। ना कि श्यामपट्ट पे आप एक बोर्ड पे उसका फिगर बना के अंकुरित जो बीज है उसका चित्र बना करके उसका वर्णन करके बच्चा सही ढंग से नहीं सीखता है। ना ही बीज की वृद्धि का चित्र, ना ही आप उसका चित्र बना के दिखा दो तो बच्चा समझ जाएगा, अच्छे तरीके से नहीं समझता है। विस्तृत व्याख्या तो कभी नहीं होगा, एकदम पूरा व्याख्या दे दो, बच्चे को क्या समझ में आएगा? बच्चे को क्या समझ में आएगा? अगर आप व्याख्या पूरा उसके बारे में बता देते हो, लंबी चौड़ी कहानियां भी बोल देते हो, तो बच्चे को क्या समझ में आएगा? क्यों? बच्चा तो खुद से नहीं देखा, खुद से कुछ किया नहीं, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो हमारा ऑप्शन 4 होगा, विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोना। यानी आप विद्यार्थी को ही कहेंगे, बच्चे को कहेंगे कि जाओ अपने घर पे आज क्या करोगे, तुम लोग एक बीज को बोगे और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करोगे। यानी वो बीज जो है कैसे अंकुरित हो रहा है उसका आप लोग अवलोकन करोगे। पहले जाओ बीज को बोना, उसके बाद उसमें जल देना, पानी देना, और वो कैसे धीरे धीरे अंकुरित हो रहा है, वो बड़ा कैसे हो रहा है, उसका हर रोज जो है अवलोकन करना, उसे देखना और समझना। उस तरीके से बच्चे सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? मतलब इसमें प्रगतिशील शिक्षा जो है उसकी विशेषता क्या है इन चारों में से? तो पहला ऑप्शन है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना। क्या परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना ये हमारे प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? नहीं, ये हमारा जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो इस पे बल नहीं देता है कि परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त करो। इस पे जोर देना, इस पे दबाव बनाना कि नहीं अच्छे अंक प्राप्त ही करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है बार बार ली जाने वाली परीक्षा। बार बार जो परीक्षाएं ली जाती है वो एक प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ये भी नहीं है कि आप बार बार बच्चे की परीक्षा लो। ठीक है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। नेक्स्ट 4 जो है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। जब केवल आ गया आपका यहाँ केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित अनुदेश, यानी केवल पाठ्य पुस्तक पे ही आधारित होना चाहिए कोई भी अनुदेश, तो हम पहले ही इसे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, बच्चा को स्वयं करके सीखने पे बल दिया जाता है कि बच्चा खुद से करके सीखे, खुद किसी कार्य में इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, उसके
स्वयं करके सीखने पे बल दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली में समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर बल दिया जाता है। मतलब कोई भी समस्या का समाधान बच्चा कर सके, सोच सके, आलोचनात्मक चिंतन पे बल दिया जाता है, यानी वो सोच सके, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से करे, खुद से सोचे और कार्य में वो इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो शिक्षण सामग्री का प्रयोग जो होता है ये प्रगतिशील शिक्षा में रटने के बजाय, ज्ञान के बजाय गतिविधि, विविध प्रकार के शिक्षण सामग्री का प्रयोग, बल, लचीला पर, पाठ्य इत्यादि पर प्राथमिकता दी जाती है। मतलब इसमें रटने पे बल नहीं दिया जाता है, इन सभी को छोड़ के पाठ्य आपकी किस पे, तो आपके बल पे, शिक्षण सामग्री के प्रयोग पर बल, लचीला पाठ्यक्रम इत्यादि को प्राथमिकता जो है वो दी जाती है। क्लियर है? तो आपकी जो प्रगतिशील शिक्षा है वो रटने पे बल नहीं देती है, केवल पुस्तक पर ही आधारित होना चाहिए, नहीं केवल एग्जाम ही एग्जाम होनी चाहिए ये भी नहीं कहता है। ये आपको स्वयं करके सीखने पे बल देता है, रटने पे फोकस नहीं करता। सॉरी, ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन पे बल देता है, समस्या का समाधान करने पे बल देता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। जब बच्चा फेल होता है, जब एक बच्चा जो है फेल होता है, स्कूल में एग्जाम में फेल हो जाता है, तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। अगर बच्चा फेल हो रहा है, अगर कोई बच्चा फेल हो जा रहा है, आप चलो स्कूल में पढ़ा रहे हो, अगर आपके स्कूल से कोई बच्चा फेल हो जाता है तो क्या बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, तब वो फेल नहीं होता? गलत है। आप प्राइवेट ट्यूशन लेने के लिए बच्चे को नहीं कहोगे। ठीक है, बच्चा आपके पास पढ़ने आ रहा है, आपके स्कूल में पढ़ने आ रहा है। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ाओ, अच्छे तरीके से समझाओ, ताकि वो अच्छे नंबर ला सके, वो चीज़ों को समझ सके। ठीक है, व्यवस्था फेल हुई है। नेक्स्ट है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो ये चीज़ तो हम कभी नहीं कहेंगे कि बच्चा जो है वो पढ़ाई के योग्य नहीं है। हर बच्चा जो है पढ़ने के योग्य है, ये चीज़ नहीं कहा जा सकता है कि बच्चा पढ़ने के योग्य नहीं है। ठीक है, उसे समझाना, उसके अनुसार हर चीज़ों को उपलब्ध करवाना, उसने समझाने के लिए बच्चे को हर तरीका, हर संभव प्रयास करना, ये एक शिक्षक का कार्य होता है। ठीक है, ये एक शिक्षक का काम है कि बच्चे किस तरीके से समझ रहे हैं उसे उसी तरह की सुविधा दी जाए। ठीक है, बच्चे ने उत्तरों का सही तरीके से याद नहीं किया। कभी भी याद करने पे हम लोग बल नहीं देते हैं, यानी हम लोग नहीं कहेंगे कि बच्चे को याद करो, तुमने याद सही तरीके से नहीं किया इसलिए तुम जो है फेल हो गए हो। याद पे कभी बल नहीं देंगे कि याद, जहाँ पे आपको ये मिल जाए कि याद नहीं, याद वाला जो पॉइंट आपको दिख जाए तो आप पहले ही समझ लो वो ऑप्शन गलत है। ठीक है, बच्चे को कभी भी याद करने के लिए नहीं कहेंगे, बच्चे को समझाएंगे। ठीक है, उसे करके सिखाएंगे, उसको खुद उसे किसी कार्य में इन्वॉल्व करके उसे सीखने पे बल देंगे। ठीक है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, जब ये बात आ जाए बच्चा योग्य नहीं है तो ये भी ऑप्शन आपका हमेशा गलत रहेगा। बच्चा ऐसा नहीं होता है कि पढ़ने के योग्य नहीं है। ठीक है, बच्चा जिज्ञासु होता है, बच्चा में प्रश्न पूछने की इच्छा, ये सब चीज़ें ज़्यादा करता है। बच्चा जो है, बच्चा को ही केंद्र में रखा जाता है। ठीक है, तो जहाँ आए कि पढ़ने के योग्य नहीं है तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। व्यवस्था फेल हुई है, अगर बच्चा फेल होता है तो व्यवस्था फेल होती है। ठीक है, यानी अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, अगर आपकी कक्षा का कोई बच्चा फेल होता है, यानी कि आपकी जो स्कूल की व्यवस्था है वो फेल हुई है। ठीक है, ना उसे प्राइवेट ट्यूशन की ज़रूरत है, ना ही उसे रटने की ज़रूरत। वो आपका कार्य है कि आप बच्चे को सही तरीके से समझाए नहीं, आपकी व्यवस्था फेल हुई है, आपने उसे सही तरीके से समझाया नहीं। ठीक है, तो जब भी बच्चा फेल होगा तो आपकी जो व्यवस्था है, स्कूल की जो व्यवस्था है वो फेल हुई है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है मीनाक्षी अपने वर्ग को मैदानी पर्यटन पर ले जाती है। मीनाक्षी है जो अपने वर्ग को, मतलब अपने कक्षा को एक मैदानी पर्यटन पर ले जाती है और वापस आने के बाद
वह अपने विद्यार्थी से चर्चा करती है, और जब वापस आती है उस मैदानी पर्यटन से तो क्या करती है, अपने विद्यार्थी से चर्चा करती है। इसका सूचितार्थ होता है, इसका क्या मतलब हुआ, शिक्षण का मूल्यांकन कर रही है मीनाक्षी, शिक्षण के लिए मूल्यांकन कर रही है मीनाक्षी, या मूल्यांकन के लिए शिक्षण कर रही है, या फिर मूल्यांकन का शिक्षण कर रही है। अब इसमें का के लिए किसका मूल्यांकन कर रही है, इसी में आप लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले देखिए, मीनाक्षी अपने वर्ग को मैदानी पर्यटन पे ले जाती है। मतलब मीनाक्षी जो है वो अपने कक्षा के बच्चे को क्या ले जाती है, एक पर्यटन पे ले जाती है, जहां वापस आने के बाद वो विद्यार्थी से उसी पर्यटन के बारे में चर्चा करती है। इसका सूचितार्थ होता है, क्या होता है, शिक्षण का मूल्यांकन कर रही है। यानी बच्चा जो वहां पे गया था, उस मैदानी पर्यटन में गया था, उसने क्या सीखा उसका मूल्यांकन कर रही है, या शिक्षण के लिए मूल्यांकन कर रही है। अब इसमें शिक्षण के लिए तो मूल्यांकन नहीं हो रहा है, ताकि बच्चा सीखे उसके लिए मूल्यांकन हो रहा है, नहीं, वो तो वहां से घूम के आ चुका ना, उसे जो सीखना था उसने वहां सीखा, तो शिक्षण के लिए मूल्यांकन हो रहा है, नहीं, शिक्षण के लिए नहीं पूछा जा रहा है। मीनाक्षी जो है बच्चे से उसे सिखाने के लिए नहीं पूछ रही है, ठीक है। तो मूल्यांकन के लिए शिक्षण हो रहा है। अब क्या मूल्यांकन के लिए, उसका मूल्यांकन करना है मीनाक्षी को, इसलिए उसका शिक्षण कर रही है, नहीं, ये भी नहीं होगा। मूल्यांकन का शिक्षण हो रहा है, अब मूल्यांकन का शिक्षण हो रहा है, नहीं, मूल्यांकन का शिक्षण कैसे होगा, शिक्षण का ना मूल्यांकन होगा। बच्चा जब वहाँ पे गया पर्यटन पे, तो उसने वहाँ क्या बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना और उस चीज़ को समझा, तो क्या हुआ, उसने कुछ वहाँ जाके सीखा है, तो उसका मूल्यांकन होगा, ना कि मूल्यांकन का शिक्षण होगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो आपका ऑप्शन जो सही है वो शिक्षण का मूल्यांकन होगा। यानी कि बच्चे जो गए थे उस मैदानी पर्यटन पे घूमने के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत कुछ सुना, उनके बारे में समझा, उनकी कहानियाँ जानी, उस जगह के बारे में जाना, तो क्या हुआ, उन्होंने एक तरह से सीखा है, ठीक है, उसने एक तरह से सीखा है, और उसी का जो है मूल्यांकन जो है मीनाक्षी कर रही है, उससे पूछ के, उस जगह के बारे में पूछ के। क्लियर है? तो ये क्लियर है। तो शिक्षण का मूल्यांकन हुआ, यानी कि मीनाक्षी जो उनसे सूचितार्थ लेती है, यानी विद्यार्थियों से जो चर्चा करती है, पूछती है, वो ये जानना चाहती है कि बच्चों ने वहां जाके क्या सीखा, क्या समझा उसने, ठीक है, किन किन चीज़ों के बारे में उन्होंने सीखा है, वो ये जानने के लिए क्या करती है, शिक्षण का मूल्यांकन लेती है। यानी बच्चे ने क्या सीखा, शिक्षण यानी बच्चे ने क्या सीखा है उसका मूल्यांकन कर रही है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा सही तरीका नहीं है। अब आप लोग क्या करते हो, नहीं जो है आप लोग के ध्यान से चला जाता है, ठीक है, ये जो नहीं वर्ड है, ये नहीं, ये आपके दिमाग से पढ़ते पढ़ते में ये कहीं निकल लेता है, आप लोग ठीक से नहीं पढ़ते हो, तो वो गलती नहीं करनी है आप लोग को एग्जाम में। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा सही तरीका नहीं है, यानी कि इसमें नहीं बोला है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कौन सा सही तरीका नहीं है पूछा है, ठीक है। तो कौन सा नहीं होगा, पहला है कार्य देना, दूसरा है मौखिक प्रश्न, ठीक है, तीसरा है सत्र परीक्षा, फोर्थ है प्रश्नोत्तरी और खेल। तो इसमें कौन सा तरीका है जो रचनात्मक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है, कार्य देना, ये एकदम सही है, कार्य जो है वो दिया जाता है आपका रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत, कार्य, दंत कार्य, ठीक है, और क्लास टेस्ट आ गया, क्विज आ गया, प्रस्तुतिकरण आ गया, प्रेजेंटेशन हो गया, मौखिक प्रश्न हो गया, ये सभी माध्यम जो होता है वो विद्यार्थी के मूल्यांकन करता है, ठीक है, यानी कि वो फीडबैक मिलता है, एक शिक्षक को क्या मिलता है, इन सभी चीज़ों के द्वारा एक फीडबैक मिलता है, उसे पता चलता है बच्चे ने क्या सीखा है, ठीक है। तो कार्य देना, अगर बच्चे को कार्य दिया जाता है तो बच्चा जो क्या होता है उस कार्य को करके आता है, तो उससे पता चलता है कि हाँ बच्चे जो है कैसे सोच रहे हैं, कैसे वो उसे कार्य को संपन्न कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे फीडबैक मिल रहा है। मौखिक प्रश्न, उसे मौखिक प्रश्न किया जा रहा है, कोई भी क्वेश्चन आप बच्चे से कर रहे हो, बच्चा उत्तर दे रहा है उसका, तो आपको क्या मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है, बच्चा क्या सीखा है उसका फीडबैक आपको मिल रहा है, ठीक है, तो ये भी रचनात्मक मूल्यांकन के लिए सही है, ठीक है। सत्र परीक्षा,
ठीक है, सत्र परीक्षा फोर्थ पहले देख लेते हैं, प्रश्नोत्तरी और खेल। अब प्रश्न और उत्तर करना, ठीक है, प्रश्न पूछना, उसका उत्तर देना और खेल के द्वारा, ठीक है, और खेल, ये क्या है, ये सब आपके रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। इससे क्या मिलता है, आपको फीडबैक मिल रहा है बच्चे से। प्रश्न उत्तर वाला जो सिस्टम होता है, यानी आप प्रश्न करोगे बच्चा उत्तर देगा, ये जो प्रोसेस होता है, या फिर खेल, ठीक है, खेल के द्वारा आपको क्या एक फीडबैक मिलता है, बच्चा जो है क्या सीखा है, ठीक है, वो कैसे सोच रहा है, ठीक है, इससे क्या मिलता है, आपको वो फीडबैक देता है, ठीक है। तो ये भी आपका रचनात्मक मूल्यांकन है। और सत्र परीक्षा यानी हर वर्ष जो आपका एक एग्जाम लिया जाता है, ठीक है, उससे क्या होता है, उससे आप बच्चे के बारे में आइडिया नहीं लगा पाते हो जितना अच्छे से आप इन सभी द्वारा जो आप लगाते हो। रचनात्मक मूल्यांकन में आपका गृह कार्य आ जाता है, दंत कार्य आ जाता है, क्लास टेस्ट आ जाता है, क्विज आ जाता है, प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन आ जाता है, मौखिक प्रश्न, ये सभी जो है आपके, वो सभी के द्वारा क्या होता है, विद्यार्थी का मूल्यांकन करके फीडबैक दी जाती है। रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों तथा विद्यार्थी अपने संज्ञानात्मक व्यवहार में सुधार लाते हैं। क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षक जो है अपनी शिक्षण विधि तथा, मतलब शिक्षक क्या करता है, जब उसे फीडबैक मिलता है तो वो भी शिक्षक जो है समझता है कि उसे और अपनी विधि में, अपने तरीके में क्या बदलाव करना चाहिए और किस चीज़ को अपनाना चाहिए और किस चीज़ को छोड़ना चाहिए। जब उसे फीडबैक मिलता है बच्चों से, तब एक शिक्षक भी समझ पाता है उसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है और बेहतर शिक्षक जो है अपने तरीके को कैसे बना सकते हैं। तो ये फीडबैक के द्वारा ही, बच्चों के द्वारा जो फीडबैक मिलता है उसी से पता चलता है, ठीक है। और साथ ही विद्यार्थी अपने संज्ञानात्मक व्यवहार में भी सुधार लाते हैं, और जब वो फीडबैक मिलता है तो उसमें क्या गलती है, क्या कमी रह गई है, ये क्या होता है, बच्चे को समझाया जाता है। इससे विद्यार्थी जो होता है, बच्चे जो होते हैं, अपने चीज़ों में सुधार लाते हैं, ठीक है। तो इसमें रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका सत्र परीक्षा जो है ये आपका सही नहीं है। यानी हर वर्ष एक एग्ज़ाम लेना, ये आपके रचनात्मक मूल्यांकन में नहीं आता है। रचनात्मक मूल्यांकन में आपका कार्य देना आता है, यानी आप कार्य दीजिए जिससे उसे फीडबैक मिले बच्चे से। मौखिक प्रश्न क्वेश्चन पूछते हो तो बच्चा उत्तर देता है, आपको उससे फीडबैक मिल रहा है, आप समझ रहे हो बच्चे ने कितना सीखा, कैसे सीखा, ठीक है, उसमें और क्या सुधार किया जाए या फिर आपको अपने तरीके में क्या सुधार किया जाए। प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन आंसर, ठीक है, करना, इससे भी एक आइडिया लगता है। खेल, इससे एक आइडिया लगता है बच्चे ने कितना सीखा है, ठीक है, किस तरीके से और उसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक, क्लियर है तो यहाँ तक। तो इस इतने क्वेश्चन को देखने के बाद क्या आप लोग को लगा कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता? ये आप लोग के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, ठीक है। जब आप लोग यहाँ पे आराम से सॉल्व कर सकते हो, इतना तो कुछ हार्ड नहीं था, बस अंतर यही होता है कि क्वेश्चन को सही तरीके से समझो, ठीक है। बेचैन होके क्वेश्चन पढ़ते जाना है, ऑप्शन ध्यान नहीं देना, वैसा काम नहीं करना है। क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ो, आप लोग को समझ आ जाएगा और आप लोग सही करके आओगे, ठीक है। तो ऐसा कोई टफ एग्ज़ाम नहीं होता है कि आप लोग ना कर पाओ, आप लोग आराम से रिलैक्स हो जाओ। अब इतने क्वेश्चन करने के बाद तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगा होगा कि हाँ, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकती है आपसे। ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं हो सकती है, बस आप लोग ध्यान से उसे पढ़ा करो, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। क्योंकि अगर आपको नहीं भी आता है ना, तो भी अगर आप क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ते हो तो आप 2 ऑप्शन तो कट कर सकते हो ना, 2 ऑप्शन तो आपको समझ आएगा कि ये 2 नहीं होगी, ठीक है। और अच्छे से पढ़ोगे तो जो 2 ऑप्शन बचती है उसमें भी आप लोग किसी न किसी हद तक क्लियर हो ही जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। तो अब आप लोग को एक आत्मविश्वास जगा कि क्वेश्चन जो है सॉल्व हो सकता है। तो टेंशन को दूर कीजिए, सारी जो घबराहट एग्ज़ाम के डेट्स के आने पे आप लोग को हुई है, वो सभी चीज़ों को दूर कीजिए और अच्छे से जो है अपनी पढ़ाई कीजिए। और
नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब पर डे हर रोज़ जो है प्रीवियस ईयर के हर सब्जेक्ट के, चाहे हिस्ट्री हो, साइंस हो, पेडागोजी हो, सबके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। आज तबीयत उतना ठीक नहीं है तो आज इतना ही रहने देते हैं। ये बस एक आप लोग के एक आत्मविश्वास जगाने के लिए ये क्लास जो है आप लोग के लिए किया गया है, ताकि आप लोग को भी थोड़ा रिलीफ मिले कि हाँ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकती है, आराम से हो सकती है, तो उतने टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे से हम लोग जैसे क्लास हमारी चल रही है वैसे चलेगी, और साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उसे वो भी साथ में चलेगी। ठीक है, तो इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जो भी चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक्स करने में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।